चलिएगा, तो अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन। Whenever hire vendor repossessed only part of goods sold due to non-payment. Whenever hire vendor repossessed only part of the goods sold due to non-payment of installment known as partial repossession. Known as partial repossession of goods. बोलिए, मीनिंग क्लियर है बिल्कुल। यानी जब आपने यानी हायर परचेजर ने कुछ भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर सारा गुड्स नहीं ले जाता है, कुछ गुड्स परचेजर के पास छोड़ देता है और कुछ गुड्स वो रीपोसेस्ड करके ले जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है हायर वेंडर, ठीक है, और ये है हायर परचेजर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हायर वेंडर ने हायर परचेजर को 5 ट्रक्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है। 5 ट्रक बेचे गए थे हायर वेंडर के द्वारा हायर परचेजर को। अब डिफॉल्ट की वजह से क्या हुआ कि जो हायर वेंडर था उसने हायर परचेजर से 3 ट्रक्स रीपोजेस्ड कर लिए। 3 ट्रक्स रीपोजेस्ड ड्यू टू डिफॉल्ट, ठीक है। तो यानी जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ था वो 5 ट्रक बेचे गए थे और उन 5 ट्रक में से 3 ट्रक आपने क्या कर लिया, रीपोजेस्ड कर लिए ड्यू टू द नॉन पेमेंट बाय हायर परचेजर। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, पार्शियल रीपोजेशन की सिचुएशन कहलाती है। लिखेंगे अगला पॉइंट, अंडर partial repossession under partial repossession we have to
prepare two workings. टू वर्किंग्स। अब जैसे ही पार्शियल रीपोजीशन का क्वेश्चन आपके पास आए, आपको सबसे पहले दो वर्किंग बनानी है, फिर अकाउंटिंग उसके बाद करेंगे। वर्किंग नंबर 1, वैल्यू ऑफ repossessed goods, value of repossessed goods as per hire purchaser, as per hire purchaser। जो गुड्स रीपोजेस्ड हुए हैं हायर परचेजर के व्यू पॉइंट से आप उसकी वैल्यू निकालोगे कि जो गुड्स सामने वाला लेकर गया है उसकी क्या वैल्यू मेरे लिए चल रही थी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन चार्ज्ड बाय hire purchaser up to the date of repossession, up to the date of repossession। ये लीजिए, जितना गुड्स रीपोजेस्ड हुआ है सबसे पहले उसकी कॉस्ट ले लेंगे। आफ्टर दैट अप टू द डेट ऑफ रीपोजेशन हायर परचेजर उस असेट पर जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है वो लेस कर दोगे। ये जो बचेगा ये आपके पास आएगी वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर हायर परचेजर, एज पर हायर परचेजर। ठीक है, गुड्स की वैल्यू एज पर हायर परचेजर आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? हायर परचेजर के व्यू पॉइंट से पार्शियल रीपोजीशन के केस में मैं एक वैल्यू कंप्यूट कर लूंगा। उसके बाद वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे। वर्किंग नंबर 2, वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed, value of goods repossessed as per hire vendor, as per hire vendor। now what does it mean? अब हायर वेंडर क्या मानता है कि भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हायर परचेजर क्या डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा था। मैं तो एक अलग डेप्रीसिएशन मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि अब अगर मैं ये असेट वापस ले रहा हूं और अब मैं अगर इसको आगे कहीं भी बेचता हूं तो मुझे इसकी और भी कम वैल्यू मिलेगी। तो हायर वेंडर भी अपने व्यू पॉइंट से गुड्स रीपोजेस्ड की वैल्यू निकालेगा।
cost of asset repossessed। सबसे पहले जो गुड्स रिपोजेस्ड हुआ है हम उसकी कॉस्ट ले लेंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ repossession as assumed by higher vendor। हायर वेंडर जो वैल्यू अज्यूम करता है उसे हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स आ जाएगी। वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, ये लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड आ गई। नोट, difference between these two values, difference between these two values should be considered as profit/loss on asset repossessed and must be shown in asset account। इन असेट अकाउंट। लीजिए, आपने दो वैल्यू निकाल ली, हायर परचेजर के व्यू पॉइंट से वैल्यू और हायर वेंडर के व्यू पॉइंट से वैल्यू। अब इन वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये जो हायर परचेजर है ये बोल रहा है मेरे हिसाब से वैल्यू आ रही है 1.20, लेकिन हायर वेंडर जो है वो क्या बोल रहा है, हायर वेंडर बोलता है कि मैं जो असेट लेकर जा रहा हूं मैं तो इसकी वैल्यू केवल 90,000 ही मानूंगा। यानी इसका मतलब ये हो गया, हायर परचेजर के व्यू पॉइंट से जिस असेट की वैल्यू 1.20 चल रही है, हायर वेंडर उसके अगेंस्ट केवल 90,000 रुपए एडजस्ट कर रहा है। तो बताइए हायर परचेजर को इस असेट रिपोजीशन पर लॉस हुआ या नहीं हुआ? तो दिस विल बी नोन एज लॉस ऑन रिपोजीशन। बोलो क्लियर है मेरी बात? वापस से मैं बता देता हूं, हायर परचेजर ने तो ये माना कि मेरी बुक्स में असेट की वैल्यू है 120, लेकिन हायर वेंडर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो केवल 90 मानूंगा। तो इसका मतलब इस रिपोजीशन पर हायर परचेजर को 30,000 का नुकसान हो गया। तो दिस लॉस विल बी शोन इन असेट अकाउंट।
क्लियर बिल्कुल। आइए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आइए हायर परचेजर इसकी क्या अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पहली अकाउंटिंग क्या होगी समझना। एंट्रीज अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट रिमेन्स सेम। ये लीजिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यानी अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट आपकी जितनी भी एंट्रियां हैं हायर परचेज की बुक्स में वो एज यूजुअल चलती रहेंगी। एंट्री फॉर गुड्स रिपोजेस्ड। नाउ अब आपका हायर वेंडर जो है वो गुड्स रिपोजेस्ड करके ले गया तो आप एक एंट्री डाल दोगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एग्रीड वैल्यू बाय हायर वेंडर। आपने हायर वेंडर की तरफ से एक वैल्यू निकाली हुई है, वो उस वैल्यू पर आपकी असेट को लेकर चला जाएगा। तो हम एक एंट्री डाल देंगे हायर वेंडर टू असेट। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन repossession of asset and transfer to P&L। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमने असेट के ऊपर रिपोजीशन का जो प्रॉफिट लॉस निकाला उसे हम P&L में ले जाएंगे। इफ लॉस ऑन रिपोजीशन, अगर आपका रिपोजीशन पर लॉस है तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, टू असेट अकाउंट। ठीक है, हम उस प्रॉफिट और लॉस को क्या कर देंगे असेट अकाउंट में शो कर देंगे। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। और बी, इफ प्रॉफिट ऑन रिपोजीशन, अगर आपका रिपोजीशन पर प्रॉफिट होता है
तो आप एंट्री डालोगे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी एंट्री डल जाएगी इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटिंग का पॉइंट नंबर 4 कर ली एंट्री। तो असेट पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम वो दिखा देंगे। asset account will show a balance asset account will show a balance which indicate which indicates amount which indicates amount which indicates depreciated value value of assets not repossessed। लीजिए, asset account will show a balance which indicates depreciated value of asset not repossessed। एंड फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे higher vendor account will show higher vendor account will show a balance which indicates amount due to him which indicates amount due to him for goods not repossessed। बहुत ध्यान से इन दोनों पॉइंट को समझिएगा। चूंकि पार्शियल रीपोजीशन हुआ है तो न तो असेट अकाउंट क्लोज हुआ होगा और न ही आपका हायर वेंडर अकाउंट क्लोज हुआ होगा। तो अब असेट अकाउंट में जो भी वैल्यू बच रही है वो क्या इंडिकेट करेगी, वो उन असेट्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू या उन असेट की बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी जो अभी तक हायर वेंडर ने रिपोजेस्ड नहीं किए हैं। इन द सेम मैनर हायर वेंडर अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि अब हमें जो गुड्स उसने रिपोजेस्ड नहीं किया है उसके रेस्पेक्ट में हमें सामने वाले को क्या अमाउंट पे करना है। क्लियर बिल्कुल। तो दिस इज द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आइएगा नेक्स्ट, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अब हम बात करते हैं हायर वेंडर की बुक्स में इसकी क्या अकाउंटिंग होगी। हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग, एंट्रीज
the date of default, entries up to the date of default remains सेम। डिफॉल्ट तक की एंट्रियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री फॉर गुड्स repossessed, नाउ जैसे ही आप गुड्स को repossessed करोगे, goods repossessed debit to hire purchaser, hire purchaser account। ठीक है, हायर परचेजर के अकाउंट को कम करेंगे और गुड्स repossessed अकाउंट में उसकी वैल्यू को दिखा देंगे। आफ्टर दैट हायर परचेजर अकाउंट will show a balance which indicates the amount due from him for goods not repossessed। ये लीजिए, बताइए क्लियर है पॉइंट। हायर परचेजर अकाउंट क्या शो करेगा कि अभी भी आपको उससे इतना अमाउंट लेना बाकी है उस गुड्स के रेस्पेक्ट में जो गुड्स आपने अभी तक क्या नहीं किया है, रिपोजेस्ड नहीं किया है। तो लीजिए, ये आपके पास अकाउंटिंग थी, अकाउंटिंग इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन। दो इंपॉर्टेंट वर्किंग बनेंगी एंड आफ्टर प्रिपेयर दीज वर्किंग हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे हायर परचेजर की बुक में और एज वेल एज हायर वेंडर की बुक में।